आदिवासी क्षेत्र बंधनाचा कायदा जो आदिवासींसाठी अतिशय घातक होता, अतिशय जाचक त्रासदायक होता, भेदाभेद निर्माण करणारा होता, हा कायदा आज 18 सप्टेंबर रोजी 1976ला रद्द करण्यात आला। या कायद्यासाठी ज्या सगळ्यांनी लढा उभारला आणि ज्या स्वर्गीय इंदिराजी गांधी यांनी कायद्यात दुरुस्ती करून आणली, या सगळ्यांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त व्हावी आणि आपल्या सगळ्यांसोबत एकदा परत आपल्या या सगळ्या समस्यांबाबत चर्चा व्हावी म्हणून हा आजचा आपला क्षेत्रबंधन मुक्ती दिवस समारंभ आहे आणि एक आदिवासी मेळावा आहे। या मेळाव्यासाठी आपले उद्घाटक म्हणून जे माननीय विजयजी वडेट्टीवार साहेब विरोधी पक्षनेता यांचं आपल्या सगळ्यांच्या वतीने मी मनपूर्वक स्वागत करतो। त्याचप्रमाणे आपल्या या कार्यक्रमाचे नियोजित अध्यक्ष अखिल भारतीय आदिवासी काँग्रेसचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट शिवाजीराव मोघे साहेब यांचं देखील स्वागत करतो। त्याचप्रमाणे आपल्या महाराष्ट्र प्रदेश आदिवासी काँग्रेसचे अध्यक्ष माजी आमदार डॉक्टर नामदेवराव उसंडी साहेब जे स्वागत अध्यक्ष आहेत यांचं देखील स्वागत करतो। यवतमाळ जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात साधारणतः पहिल्या जिल्हा परिषदच्या अध्यक्षा म्हणून ज्यांनी मान मिळवला त्या आपल्या जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा सौ मुक्ताताई कोकंडे यांचं देखील मी सगळ्यांच्या वतीने स्वागत करतो। आदिवासींना न्याय देण्यासाठी ज्या महापुरुषांनी जो लढा दिला आणि एक न्याय देण्याची भूमिका निभावली त्या संपूर्ण महापुरुषांना या ठिकाणी मी विनम्र अभिवादन करतो। आपल्या सगळ्यांना माझ्याकडून जय सेवा जय जोहार। आजच्या आदिवासी क्षेत्रबंधन मुक्ती दिवस या कार्यक्रमाप्रसंगी उद्घाटक म्हणून लाभलेले जे सर्वसामान्य लोकांचा आवाज बुलंद करतात, ओबीसीच नव्हे तर संपूर्ण पीडित दलित आदिवासी या लोकांचा आवाज विधानसभेमध्ये ज्यांनी बुलंद करण्याचा निश्चय केला असे या महाराष्ट्रातील विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते आदरणीय विजयभाऊ वडेट्टीवारजी, या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले अध्यक्ष आदरणीय आमचे ज्यांनी अखिल भारतीय आदिवासी काँग्रेसची धुरा सांभाळल्यानंतर संपूर्ण देशामध्ये आदिवासी समाजाला काँग्रेस पक्षाशी जोडण्याचं जे काम केलं आणि आदरणीय मोघे साहेबांच्या नेतृत्वामध्येच आपण 15 नोव्हेंबरला वाशिम येथे बिरसा मुंडा जयंती साजरी केली आणि त्या ठिकाणी पहिल्यांदा आदरणीय राहुलजी गांधी यांनी म्हटलं कि आदिवासी ये वनवासी नहीं, ये मूळ निवासी है, इस देश का मालक है, अशा प्रकारचं वक्तव्य त्यांच्या तोंडून वदवण्याचं काम ज्यांनी केलं असे आदरणीय शिवाजीराव मोघे साहेब, आरसी वर्मा साहेब, या मंचावर उपस्थित असलेल्या आपल्या जिल्हा परिषदच्या अध्यक्षा मुक्ताताई कोकोडे, मंचावर उपस्थित असलेले परतकी साहेब, आमचे मित्र राजेंद्रजी मरसकोले, दिलीपजी मडावी, या मंचावर उपस्थित असलेले राम चव्हाणजी, मधुकर विखे, एम ए मातरामजी, मंचावर उपस्थित असलेले संपूर्ण मान्यवर आणि या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले संपूर्ण आदिवासी बंधू आणि भगिनींनो, महत्त्वपूर्ण जेव्हा संविधान निर्माण झालं आणि प्रत्येक समाजाला प्रतिनिधित्व मिळावं आणि म्हणून आरक्षणाची तरतूद झाली, परंतु त्यामध्ये एक पेच निर्माण झाला होता की जे फक्त शेड्यूल्ड एरियामध्ये जे आहेत त्याच लोकांना आदिवासीचं कास्ट सर्टिफिकेट 1976 पूर्वी मिळत होतं आणि जे क्षेत्राबाहेर आहेत, उदाहरणार्थ आपण या ठिकाणी नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, भंडारा असे वाशिम या भागातील आदिवासींना मात्र हे कास्ट सर्टिफिकेट मिळत नव्हतं आणि म्हणून त्या काळामध्ये आदरणीय शिवाजीराव मोघे असतील, आदरणीय बाबूरावजी मडावी, विठ्ठलरावजी मेश्राम आणि समकालीन सगळ्या आदिवासी नेत्यांनी एक आंदोलन केलं दिल्लीच्या जंतर मंतरमध्ये आणि त्या काळच्या आदरणीय पंतप्रधान इंदिराजी गांधी यांना ती भूमिका पटवून दिली आणि त्या काळचे महामहिम राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमदजी यांची भूमिका अतिशय महत्त्वाची ठरली। त्यामध्ये वसंतराव नाईक साहेब सुद्धा त्यांचा सहभाग मोठा होता
आणि या सगळ्यांचं परमार्श म्हणजे 18 सप्टेंबर 1976ला क्षेत्रबंधन हटवलं गेलं आणि नागपूर भंडारा या संपूर्ण ज्या परिसरातील जे आदिवासी लोक होते त्यांना कास्ट सर्टिफिकेट मिळण्याचं मोकळीक झाली आणि खऱ्या अर्थानं स्वातंत्र्याचं आणि जे फळं आहेत आरक्षणाची फळं ती आमच्या लोकांना मिळायला लागली आणि म्हणून हा आदिवासी क्षेत्रबंधन मुक्ती दिन हा आपण अतिशय उत्साहानं साजरा करतो. एवढंच नव्हे, आज आदिवासींची परिस्थिती अतिशय गंभीर आहे. बऱ्याच ठिकाणी आम्ही या ठिकाणी बघितलं साहेब, आमच्या या शहरामध्ये अजूनही ज्या काही झोपडपट्टी वस्तीमध्ये आमचे आदिवासी लोक राहतात त्यांना अजूनही या आदरणीय मोदी साहेबांनी म्हटलं होतं की 2022पर्यंत सगळ्यांना घर देऊ, पण आमच्या आदिवासींना मात्र घरकुल मिळालं नाही. अतिशय लाजिरवाणी बाब आहे. या महाराष्ट्र शासनाने घरकुल दिलं नाही, केंद्र सरकारने घरकुल दिलं नाही आणि म्हणून आमची विनंती आदरणीय विजूभाऊ, आपण जेव्हा विधानसभेमध्ये प्रश्न उचलाल त्यावेळेस आमच्या आदिवासी लोकांना घरकुल, शबरी घरकुल हा प्रामुख्याने देण्यात यावा अशा प्रकारची आमची सगळ्या बांधवाची मागणी आहे. त्याचप्रकारे ज्या पद्धतीनं आता जी नोकर भरती होणार आहे हे नोकर भरती कंत्राटी पद्धतीची आहे. पहिलेच तर आमच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी केली नाही, त्याच्यानंतर आमचा आरक्षणाचा वाटा बऱ्याचशा बोगस लोकांनी हिरावून नेला. आता आमची मुलं जेव्हा ग्रॅज्युएट झाली, आता नोकरीला लागायचा जेव्हा प्रसंग आला त्यावेळेस मात्र हे शासन ते कंत्राटी बेसिसवर भरत आहे आणि त्या कंत्राटी बेसिसवर भरत असताना त्या ठिकाणी आरक्षण नाही आहे आणि म्हणून आमची ही मागणी राहील, ह्या कंत्राटी पद्धतीने न भरता सरळ सेवा भरतीने शासनाने भरावं आणि आरक्षणाची तरतूद त्याच्यात करावी. आमच्या गोरगरीब दलित आदिवासी ओबीसींना त्यामध्ये सहभागी करून घ्यावा, त्यांचा घटनात्मक जो आरक्षणाचा हक्क आहे तो मिळावा अशा प्रकारची आमची या ठिकाणी मागणी आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी बऱ्याचशा मान्यवरांना बोलायचं आहे, त्यामुळे आपला जास्त वेळ घेणार नाही. आदरणीय वडेट्टीवार साहेबांना सुद्धा ओबीसीच्या मोर्चासाठी जायचं आहे. अजून एक आमची एक विनंती आहे आदरणीय विजूभाऊ, आता ओबीसींना छळण्याचं काम सुरू झालं, त्यांचं आरक्षण काढून मराठ्यांना देण्याचं कुठंतरी षडयंत्र सुरू आहे. तशाच प्रकारचं षडयंत्र आदिवासीमध्ये धनगरांना घेऊन आदिवासीचं आरक्षण धनगरांना देण्याचा सुद्धा कट कारस्थान होण्याची शक्यता आहे आणि म्हणून जातीनं आपण आदिवासीच्या वतीनं धनगरांना आरक्षण द्यायचं असेल तर देऊ द्या, पण आमचं आदिवासीच्या वाट्यामधून धनगरांना आरक्षण मिळता कामा नये याची कठोर भूमिका आपण विधानसभेत उचलावी. रस्त्यावर येण्यासाठी आमचा संपूर्ण आदिवासी समाज हा तयार आहे, आपण फक्त त्याचा नेतृत्व करावं एवढीच या ठिकाणी विनंती करतो. आपल्या सगळ्यांना या मुक्तीदिनानिमित्त शुभेच्छा देतो, आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो व मी माझे 2 शब्द संपवितो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आदिवासी क्षेत्रबंधन मुक्ती दिवस समारंभाचे माननीय अध्यक्ष आदरणीय ॲडव्होकेट शिवाजीराव मोघे साहेब, उद्घाटक माननीय आमदार विजयभाऊ वडेट्टीवार साहेब, उपस्थित सर्व बंधू आणि भगिनींनो, मी आपला काही जास्त वेळ घेणार नाही. माझ्याकडे एक विषय त्यांनी दिलेला आहे, त्या विषयावरच मी इथे बोलतो आहे. शासनाने 14 मार्च 2023 आणि 6 सप्टेंबर 2023ला कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर नोकर भरती करण्याचा जो निर्णय घेतलेला आहे तो निर्णय आणि तो शासन निर्णय रद्द करण्याच्या संदर्भामध्ये मी आपले इथे विचार मांडण्याचा प्रयत्न करतो आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये 14 कोटीची लोकसंख्या आहे. याच्यामध्ये जवळपास 18 ते 19 लाख कर्मचारी महाराष्ट्र राज्यामध्ये काम करत आहेत आणि यामध्ये प्रामुख्याने 4.5 लाख अजूनही रिक्त जागा महाराष्ट्र शासनामध्ये आहेत, ज्या अजूनही कुठल्या प्रकारच्या त्यांनी भरलेल्या नाही. एवढ्या रिक्त जागा असतानाही आणि संविधानामध्ये आम्हाला जे अधिकार दिलेले आहे, आम्हाला जे संरक्षण दिलेलं आहे, आम्हाला जे आरक्षण दिलेलं आहे, ते आरक्षण या GRच्यामुळे
आम्हाला आरक्षित पद मिळणार नाही आणि याच्याकरिता हा जो आम्ही ठराव मांडत आहोत की आपण वडेट्टीवार साहेबांना सुद्धा ही विनंती करतो आहोत की जे त्यांनी 14 मार्च 2023 आणि 6 सप्टेंबर 2023 या रोजी जो कंत्राटी भरतीचा जो शासन निर्णय काढलेला आहे त्वरित मागं घेण्यात यावा. त्याचबरोबर जे काही आरक्षण आदिवासींचे आहेत त्या आरक्षण भरण्याच्या संदर्भामध्ये लवकरात लवकर कारवाई व्हावी असा मी एक ठराव आपल्यासमोर मांडतो आहे आणि आपण हा ठराव विधानसभेत आपण मांडावा आणि तो करून घ्यावा एवढी मी विनंती या ठरावाच्या माध्यमाने आपणास करतो आहे. येथेच थांबतो आहे. जय सेवा, जय गोंडवाना. जय सेवा. एक कहावत है कि ना डरते हैं तलवारों से, ना डरते हैं कटारों से, ना डरे कभी लाखों हजारों से. आदिवासी वो योद्धा है, दुश्मन भी कांपते उनके ललकारों से. इंग्रजांना सळो की पळो करून सोडणारे आपले सर्वांचे दैवत वीर बाबूराव सरमाके, लढवया योद्धा आणि लढवया योद्धा बिरसा मुंडा, सर्व महापुरुषांना महामानवांना विनम्र अभिवादनाच्या. सन्माननीय शिवाजीराव मोघे साहेबांच्या माध्यमातून जो आदिवासी क्षेत्रबंधन मुक्ती दिवस आज साजरा करण्याची संधी आपल्याला मिळाली, असे सन्माननीय या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट शिवाजीराव मोघे साहेब, आमचे नेते, या मंचावर उपस्थित असलेले स्वागताध्यक्ष डॉक्टर नामदेवराव ओसेंडी साहेब, अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश आदिवासी विभाग काँग्रेस आणि माजी आमदार, ज्यांच्या पुस्तकातून समाजाला दिशा देण्याचं काम झालं आहे, असे हमारे श्री आरशी वर्मा साहब, सेवानिवृत्त IRS अधिकारी, बालकृष्णजी चौधरी, सत्कारमूर्ती कृष्णरावजी परतिकी, राहुल आत्रामजी, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा, माझा आडनाव वडेट्टीवार, वडेट्टीवार, आणि आमच्या ताईचं आडनाव कोकड्डे, कोकड्डे आणि वड्डे. कुठेतरी देव आपले एक असावेत म्हणून आडनावा जरा ते वट्टीवार का लावलं मला माहीत नाही. माझंही आडनाव वड्डेच करून टाकलं तर बरं, कारण बनताही येत नाही, बोलताही येत नाही, आणि माझं आयुष्यच पूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यात गेला. त्यामुळे मी डॉक्टरांना यापूर्वीच सांगितलं होतं की माझं आडनाव वड्डे करून टाका, म्हणजे तुमच्याबरोबर मला काम करताना नक्कीच आनंद होईल. असे सर्व मंचावर असलेले सर्व मान्यवर आणि उपस्थित असलेले माझे सर्व आदिवासी बांधव, ज्येष्ठ श्रेष्ठ सन्माननीय मंडळी आणि पत्रकार मित्रांनो, मला खूप आनंद होतो की एक अत्यंत कष्टातून उभं झालेलं नेतृत्व आदिवासींच्या वेधावेस्ताना पदं घेतो, पदं मिळत जातात, पण आदिवासींचं दुःख मात्र कधीही न विसरणारं नेतृत्व म्हणून महाराष्ट्र आणि देश ज्या नेतृत्वाकडे बघतंय ते आमचे खरे नेते कोण असतील तर ते आज शिवाजीराव मोघे साहेब आहे, हे आपण विसरू शकत नाही. अगदी संयमी शांतपणे समाजाच्या व्यथा हळूहळू मांडणारा आणि नेतृत्वांना पूर्णतः त्यांना कन्व्हिन्स करणारं असं नेतृत्व. मी सर्वप्रथम आपण जे ठराव मांडलेत त्या सर्व ठरावांना मी माझा पाठिंबा घोषित करतो आणि या ठरावाच्या मागे उभा राहील असंही आश्वासन वचन आपल्या सगळ्यांना देतो. खरं तर आपण सर्व निसर्गाशी एकरूप झालेले आहोत. आपलं आयुष्य स्वच्छंदी आणि स्वतंत्र असं आपलं आयुष्य पूर्ण कुठेतरी निसर्गावर प्रेम करणारं आपलं आयुष्य हे कोणालाच कळणार नहीं. शायद हमारे वर्मा साहब यहाँ है, थोड़ा सा मैं मराठी आपको नहीं आएगी पता, मैं थोड़ा हिंदी में भी आपको समझने के लिए थोड़ा सा बात करूँगा कि दुनिया में कितने भी धर्म पंथ होंगे, दुनिया में जितने भी धर्म है, जितने भी पंथ है, उनमें से सभी ईमानदार अगर कौन है
तो जिसका नाम लिया जाए तो आदिवासी मानुस है। कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का अहित नहीं किया, कभी भी ये कुछ भी होता तो दे देता, नहीं है तो भूखे रहता। पर इतने मैंने देखा हूं कि एक जमाने में ये राजा लोग थे। वर्मा साहब, ये इनकी पहचान, आदिवासी बोले तो ये देश के पहले राजा कौन होंगे तो ये आदिवासी थे, इसलिए इनको आदिवासी कहा जाता है। आज आदिवासी के तरफ किसी का ध्यान नहीं है, संख्या घटती जा रही, पॉपुलेशन कम होते जा रहा है, इनके तरफ किसी का ध्यान नहीं। और आज मैं आपको बताने आया हूं, एक पक्ष का विरोधी पक्ष नेता करके नहीं, कार्यकर्ता करके आपको अपने आवाज के लिए एक होना पड़ेगा। हम लोग बहुत बिखर चुके। मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, माझी गोष्ट जरा आपण गंभीरपणे घ्या। तुम्ही तुमची चूल आणि तुम्हाला अधिकारी पद मिळालं, तुम्ही कर्मचारी झालात, तुम्हाला गाडी आली, तुम्हाला मोटारसायकल आली म्हणून तुम्ही शांत बसू नका। तुमचा माणूस, तुमचा कुठेतरी नातेवाईक, तुमचा रक्ताचा माणूस कुठेतरी झोपडीत आज वेदना भोगतोय, त्या माणसासाठी तुम्हाला हे सगळं त्यागून उभं राहावं लागेल, तरच आदिवासी समाजाची प्रगती होईल, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे। वेदना खूप आहेत त्यांच्या, तुम्ही आम्ही समजणार नाही तर कोण समजणार। क्षेत्रबंधनासारखा कायदा रद्द करण्याचं काम झालं, स्पेशल बिल आणलं ते शिवाजीराव मोघे साहेबांचे पुण्य। पण असे अनेक जात कायदे आहेत, तुमच्या हक्काचं हिरावलं जात आहे, तरी आम्ही पाहिजे त्या प्रमाणात पेटून उठत नाही। इतरांमध्ये ती ज्यांचं रक्त आपण पाहतोय, त्यांची एकी पाहतोय, त्यांचं एकीचं बळ पाहतोय, पण आपल्या समाजाचं बळ मात्र कमी पडतंय, अपुरं पडतंय। आणि म्हणून आमच्यामध्ये कोणी येऊन घुसखोरी करताय, ज्याला जशास तसं उत्तर दिल्याशिवाय तुमच्या हक्काचं कुणी नेणारा पैदा होणार नाही आणि हिरावून घेणाराही पैदा होणार नाही, ही हिंमत तुम्हाला दाखवावी लागेल। मी सांगितलं थोडाशे दिवस थांबा, काही दिवस गेलेत, अधिसंघीय पदाचा विषय होता, मी त्यामध्ये होतो, मी विरोध केला, हे केलं पाहिजे। आणि तुम्हाला मी वचन देतो, उद्याचं महाराष्ट्राचं सरकार हे नक्की महाविकास आघाडीचं असेल, आणि मी तुम्हाला वचन देतो, माझा शब्द लिहून ठेवा, अधिसंख्य पदाचा हिशोब मी केल्याशिवाय राहणार नाही, हा वचन मी तुम्हाला देतो आहे। का म्हणून सहन करावं आम्ही? आमचं आयुष्य नदी नाला डोंगर दऱ्यामध्ये गेलंय, कधी पावसाची चिंता नाही, कधी उन्हाची तमा नाही, आमच्या पोरांच्या भविष्याचा विचार केला नाही। निसर्गावर आम्ही प्रेम करत असताना इमानदारीने आम्ही तिथे जगलो, पण आम्हाला जे मिळालं वाट्याला, तो वाटा जर कोणी हिरावून घेत असेल तर ते मात्र सहन करण्याची शक्ती कधी तुम्ही सहन करू नका, हे माझी तुम्हाला वचन आहे। आणि माझी तुम्हाला विनंती सुद्धा आहे, आपण सगळे एक होऊया, करा एकदा जरा जोरात करूया, 5-50 लाखाचा मोर्चा काढून या सरकारला हलवल्याशिवाय, सरकार कुणाचाही असू देत, सरकार बदलतात, सरकार काही परमनंट नसतात, आणि सरकारमध्ये येणारा कोणी परमनंट सत्तेचा मुकुट बांधून सुद्धा जन्माला येत नसतो, परंतु जे मिळतं त्यातून मात्र जी अवहेलना चाललेली आहे। बघा किती हुशार लोक असतात, एकीकडे या देशाच्या सर्वोच्च स्थानी आमच्या समाजाची भगिनी बसवायची, आम्हाला अभिमान वाटला की आमच्या आदिवासी समाजाची महिला भगिनी सर्वोच्च स्थानी बसली आहे। दुसरीकडे मात्र आमच्याच आदिवासीचं शोषण मणिपूरमध्ये होत असताना सरकार तोंडात मुंग किडून बसावं, यापेक्षा दुर्दैव या समाजाचं दुसरं असू शकत नाही। सर्वोच्च स्थानी आमच्या असून, सर्वोच्च स्थानी आम्ही आमच्या प्रतिनिधित्व बसलो असताना डंका पिटला जातोय, आणि या देशाचे पंतप्रधान सांगतात आम्ही सर्वोच्च स्थानी एक महिला म्हणून बसवले आहे, आदिवासी महिलांना बसवलं आहे। आणि दुसरीकडे मात्र आमच्या महिलांचे इज्जत चव्हाट्यावर आणली जाते, वस्त्र काढले जातात, आणि आमच्या महिलांची इज्जत लुटली जाते। हे कसं सहन करायचं? हे दिखावा वेगळा आहे, तुम्हाला विचार करायला भाग पाडणार आहोत। खरं तर मला चिंता काय वाटतं की आजकाल आम्ही जिथे काम करतो तिथे आमदाराची संख्या कमी होत चाललेली आहे आमच्या बाजूला, आणि तिकडे सत्तेच्या विरुद्ध सत्ताधारी आमदारात जे आहेत, सत्तेमध्ये असलेली आमदार आहेत, त्यांची संख्या जास्त होत चालली, आणि ते पोपट म्हणून जगत आहेत, कारण त्यांना इलाज नसतो। कारण एजेंडा हा ज्या परिसरामध्ये हे सभागृह आहे त्या सभागृहातील परिसरातला, आजूबाजूच्या मैदानातला हा एजेंडा आहे की तुम्ही
फक्त तुम्हाला मिळेल तेवढं खा, अधिकचं मागाल तर सत्तेतून लाथ घालू, अशा प्रकारची प्रवृत्ती या देशात आणि राज्यात सत्तेमध्ये आहे. म्हणून त्यांना मिंदे बनवलं गेलेलं आहे, त्यांना पोपट बनवून ठेवलेलं आहे. ते तुमच्या हक्कासाठी लढू शकत नाहीत, कारण त्यांचे विचार ते नाहीत. त्यांचे विचार, ज्या विचारांनी त्यांना उभं केलं गेलेलं आहे, ते विचार रेशीम बागेतले विचार आहेत, हे आपण कदापि विसरू शकत नाही. आणि त्यासाठी तुम्हाला तुमच्या हक्काची माणसं, आणि जो लढत नसेल, काही करत नसेल, तर मी तुम्हाला सांगतोय त्याच्या पाठीमागे कदापि उभं राहू नका, त्याच्या पाठीमागे राहू नका. एक वेळा जे कायदे आपण म्हणालात, जे ठराव मांडलात, खरं तर शहरी भागामध्ये शबरी घरकुलाचा विषय हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. मला आता तिचं मंडळी मिळाली, भेटली, मी तुम्हाला विश्वासानं सांगेन, हा प्रश्न डिसेंबरच्या अधिवेशनात लावून धरू आणि शहरी भागातील आदिवासी आमच्या बांधवांना शबरीची योजना राज्य सरकारने आपल्या तिजोरीतून खर्च करून सुरू करावी, हा निर्णय घेण्यासाठी सरकारला भाग पाडू आणि आदिवासीच्या हक्काचा आम्ही मिळवून देऊ. तुम्ही फार भोड्यात असं मी म्हणेन, कारण कंत्राटी पद्धतीचा जो निर्णय झाला, 9 कंपन्या निवडल्या गेल्या, हे मी शिवाजीराव मोघे साहेबांना सांगत होतो आत्ता, साहेब हा आरक्षणाच्या मुळावर उठणारा विषय आहे, आरक्षणाच्या मुळावर उठणारा. एकीकडे ओबीसी आणि मराठाचं भांडण सुरू होतं, असं म्हणतात ना, दोघेजणं भांडत राहिले की चोर गपचूप लोकांच्या घरात घुसतो आणि चोरी करून निघून जातो आणि भांडणारे भांडत असतात. असंच भांडण ओबीसी आणि मराठा समाजाचं सुरू होतं. लोक रस्त्यावर उतरत होती आणि त्यावेळेस यांचं भांडण लावून दिलं आणि हा GR काढला. या GR काढत असताना या GR मध्ये 5 लाख पदं ही कंत्राटी पद्धतीनं भरली जाणार आहेत. 5 लाख. तलाठी आणि पोलीस सोडल्यानंतर पुढची पदं ही शासकीय पदं नसणार. या सरकारचा एजेंडा आहे की कोणत्याही परिस्थितीमध्ये या देशातील आरक्षण संपवायचं. हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. माझ्या आदिवासी बांधवांनो, तुम्हाला विनंती आहे तुम्हाला, हे संपवण्याचा विळा उचललेला आहे. त्यांना काही देणं घेणं नाही. कारण हेडगेवारांच्या पुस्तकामध्ये वाचाल तर तुम्हाला कळेल, इथे बसणारे कधी वाचले असतील तर त्यांच्या पुस्तकातील सार जर आपण बघाल तर या देशामध्ये काय हो, समान नागरी कायद्याचा विषय आणला. मी कंत्राटी पद्धतीवर बोलणार आहे. याच्यामध्ये खूप लूट चालली आहे. कंत्राटदारी पद्धतीनं हे सगळे कंत्राट शासकीय सरकारमध्ये असलेल्या लोकांची जवळच्या माणसाची आहेत. त्यामध्ये काही आमदारांचा सुद्धा समावेश आहे. आणि ही तुमची माणसं तुमचं आरक्षण संपवून मेरिटचे सोडून देतील, पाहिजे ते मर्जीतले लावतील आणि त्यांच्या मर्जीवर यांना काम करावं लागेल. ते म्हणतील की उद्या भाजपचा प्रचार कर. तर या कंत्राटी कामगारांना 5 लाख लोकांना भाजपचा प्रचार करावा लागेल. भाजपचा जर तुम्ही प्रचार करणार नाही तर तुम्हाला काढून टाकू, बिनाशर्त काम करत नाही म्हणून. तुम्ही कुठेच अपील करू शकत नाही, कुठेच तुम्हाला दाद मागता येणार नाही. तुमचं आयुष्य गुलामासारखं होणार आहे. हल्ली भारत पर्यायी संविधान, ज्या बाबासाहेबांनी तुम्हाला आम्हाला संविधानातून आपल्याला आरक्षणाचा अधिकार दिला, ती संविधानसुद्धा संपवण्याचं षड्यंत्र चाललं आहे. पर्यायी संविधान उभं करण्याचं, तयार करण्याचं काम जोरात सुरू झालं आहे. म्हणून 2024ची लढाई ही करा किंवा मराची लढाई असणार आहे. ज्याप्रमाणे इंग्रजाविरुद्ध लढलो त्याप्रमाणे या लोकांच्या विरुद्ध लढलो तरच हा देश शिल्लक राहील आणि तुम्ही आणि आम्ही शिल्लक राहू. हे सुद्धा आता लक्षात घेतलं पाहिजे. सगळा मतभेद विसरा, सगळेच विसरावं लागेल आणि एक व्हावं लागेल. हा संविधान वाचेल तर देश वाचेल, लोकशाही वाचेल तर देश वाचेल. आणि ते कोण करू शकतो हे तुम्ही ओळखलं पाहिजेत. तुम्ही ओळखलं पाहिजेत. ज्यांना काही या देशाशी देणे घेणं नाही, ज्यांना काही संबंध नाही, अशी मंडळी आज आपल्या मुळावर उठत आहेत. आणि म्हणून तुम्हा सगळ्यांना संपूर्ण माझ्या आदिवासी मानव जातीला, आदिवासी समाजाला मी आवाहन करतो आहे की रात्र वैरायची आहे. हे आज कायदे, काही पुस्तकं विमोचन झालं, काही आपल्या समस्याच्या संदर्भात इथे ठराव झालेत, पण त्या पलीकडे जाऊन आपल्याला फार दक्ष राहण्याची आवश्यकता आहे. तुम्ही आम्ही ज्या पद्धतीनं विखुरण्याचं काम सुरू झालेलं आहे, समान नागरिक कायद्याचा विषय आणून
समान नागरिक कायद्याचं समर्थन बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलं होतं. ते 2-3 मुद्द्यावर त्यांचं समर्थन झालेलं होतं. खरं तर त्यावर बोलावं की नाही, पण हा कायदा मात्र आदिवासी समाजाला फार घातक ठरणार आहे. तुमची संस्कृती खरं तर हीच प्राचीन संस्कृती आहे. जगातील सर्वात जुनी संस्कृती कोणती असेल तर ती आदिवासी संस्कृती आहे. आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे. जगातील संस्कृतीमध्ये याचं कारण असं आहे की स्त्री परिश्रमानं काम करणारी आदिवासी भगिनींना जे आम्ही गोकुळच्या नावानं आम्ही तिला मासिक पाळी आली तर आम्ही बाजूला ठेवत होतो, कारण ती परिश्रम करणारी स्त्री होती. आणि ज्यावेळेस मासिक पाळी येते त्यावेळेस त्या स्त्रीला आराम मिळाला पाहिजेत, 5 दिवसाचा आराम मिळाला पाहिजेत. असं कुठल्याही धर्मात नाही की त्या ठिकाणी स्त्रीला आराम मिळावं. हे आमच्या संस्कृतीने आम्हाला शिकवलं आहे. खूप जुनी संस्कृती आमची. खूप खरं तर इतर संस्कृतीच्या पेक्षा पाश्चात्य देशातली संस्कृती ही राहू नये. आज आपली पाश्चात्य संस्कृतीच्या बरोबर किंवा त्यांच्या सानिध्यातही येऊन आम्ही आमची संस्कृती सोडली नाही. आदिवासी माणसांनी संस्कृती सोडली नाही. ती चिपकून राहिले, टिकून राहिले. आणि म्हणून ती संस्कृती महान आहे. या संस्कृतीच्या आपण सोबती आहोत. आणि म्हणून माझ्या मित्रांनो मी सांगतो आहे की आपल्याला सगळ्यांना या दिवसामध्ये देशात राज्यात ज्या पद्धतीनं सगळा देश उद्ध्वस्त करण्याचं काम चाललेलं आहे, कसं होईल सांगता येत नाही. जी तारटी उभी केली होती ते मोडकळीस आणली. जो एक ठराव आपण केला पाहिजे. खरं तर यापुढे मला या मेळाव्याच्या निमित्तानं विनंती आहे शिवाजीराव मोघे साहेब, एक नवीन ठराव केला पाहिजे. या शाळा ज्या दिल्यात ना, जेवढ्या आश्रमशाळा खाजगी, त्या सर्व आश्रमशाळा आपण बंद करून त्या आदिवासी संस्थांच्या तरुणांना दिले पाहिजेत. हा ठराव सुद्धा आपण केला पाहिजे. बंद करा. शोषण चाललंय, शोषण. पैसे घेतायत, प्रामाणिकपणा नाही आहे. आणि म्हणून हा सुद्धा ठरावाची मला आवश्यकता आहे असं माझं मत आहे. खूप विषय आहेत की आज मी शबरीचा विषय सांगितला आणि इतरही विषयांना आम्ही हात घातला. म्हणून आपल्या सगळ्यांना, आपल्या जातीसाठी, आपल्या समाज समूहासाठी, आज संपूर्ण मानव जातीला खरं तर आव्हान मी करतो आहे कि आदिवासी की ज़िंदगी जो है आज, आदिवासी की ज़िंदगी को और भी जिंदा बनाएंगे. आदिवासी के ज़िंदगी को और भी जिंदा बनाएंगे. हर किसी के खून का रिश्ता निभाएंगे. ताज और मीनार किस काम के भाइयों, आओ सभी हम आदिवासी की संस्कृति को अपनाएंगे, आदिवासी संस्कृति को अपनाएंगे. जय सेवा, जय पेरसापेन, जय बिरसा मुंडा आणि जय आदिवासी. आपल्या सर्वांना मनापासून शुभेच्छा. मला मोर्चाला जायचं आहे त्यामुळे मी थोडा कमी वेळात बोललो, नाहीतर पुन्हा अधिकचा वेळ घेतला असता. परंतु मला माफ करा. पुढच्या वेळेस साहेब मला बोलवाल त्यावेळेस मी 1 तासभर या संपूर्ण, मी एक घटक आहे हो. चिन्हा मटणाचा ज्यावेळेस पोलिसांच्या बंदुकीतून बळी गेला होता त्यावेळेस लढणारा त्या तरुणासाठी, आदिवासी तरुणासाठी जिल्ह्यात पहिला कोण माणूस असेल तर तो विजय वडेट्टीवार होता. हे सुद्धा या ठिकाणी सांगतोय. आम्ही लढणारी माणसं आहोत आणि आपल्याबरोबर लढू आणि समाजाला न्याय देण्यासाठी कायम राहू ही विनंती करतो. आपण सर्वजण माझा विचार ऐकल्याबद्दल धन्यवाद. जय हिंद, जय सेवा. जय सेवा, सेवा जोहार. आदिवासी क्षेत्रबंधन मुक्ती दिवस समारंभ या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष, ज्यांच्या पुस्तकातून आजच्या दिवसाचं महत्त्व काय, खरं तर मला सुद्धा या कार्यक्रमाच्या निमंत्रण पत्रिका हातात येईपर्यंत क्षेत्रबंधन म्हणजे काय हे मला देखील माहिती नव्हतं. पण ज्यांच्या पुस्तकाच्या माध्यमातून क्षेत्रबंधन काय आहे हे मला कळलं. अशा आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष सन्माननीय ॲडव्होकेट शिवाजीराव मोघे साहेब, ज्यांनी नुकतंच आपलं मनोगत व्यक्त करून गेले, असे विधानसभा महाराष्ट्र शासनचे विरोधी पक्षनेता सन्मान्य विजयजी वडेट्टीवार साहेब, ज्यांच्या नेतृत्वामध्ये मी जिल्हा परिषदेचं नेतृत्व करत आहे, पण या कार्यक्रमाला काही कारणास्तव येऊ शकले नाहीत, कदाचित उशिरापर्यंत येतील, असे सन्मान्य सुनीलजी केदार साहेब, माजी मंत्री तथा सावनेर कडमेश्वर विधानसभा क्षेत्राचे आमदार,
ज्यांनी या कार्यक्रमामध्ये येण्याचं मला निमंत्रण दिलं असे सन्माननीय डॉक्टर नामदेवराव उसंडी आणि विचार मंचावरील सर्व मान्यवर बंधू आणि भगिनींनो, खरं तर विचार मंचावर बसलेले सर्व मान्यवर मंडळी ही माझ्यापेक्षा कितीतरी वयाने मोठे आणि त्यांच्यासमोर मी बोलावं, त्यांनी मला बोलण्याची संधी द्यावी, हे माझ्यासाठी अभिमानास्पद गोष्ट आहे, माझ्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे. नुकतंच 3 ते 4 महिन्याआधी मणिपूर या राज्यामध्ये घडलेली घटना आपल्या सर्वांना माहिती आहे. त्या राज्यामध्ये घडलेली घटना ही यूट्यूबच्या माध्यमातून समोर आलेली आहे, प्रसार माध्यमांच्या मधून समोर आलेली नाही. म्हणजे देशाचा जो आधारस्तंभ, चौथा स्तंभ ज्याला म्हटलं जाते मीडियाला, त्या मीडियाच्या माध्यमातून ही गोष्ट समोर न येता यूट्यूबच्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ही गोष्ट समोर आलेली, ही घटना समोर आलेली. मणिपूर या राज्यामध्ये 2 जातीय दंगलीमध्ये घडलेल्या प्रकारामुळे त्या ठिकाणी एका आपल्या आदिवासी महिलांना समोर जावं लागलं, त्यांची निर्वस्त्र धिंड काढण्यात आली. त्या घटनेवर देशाच्या सर्वोच्चपदी आपल्यातलीच घटक बसलेले आहे, सन्मान्य राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू. त्याच राज्यामध्ये राज्यपाल या पदावर एक आदिवासी महिलाच अनुसुया उईके या देखील कार्यरत आहे. म्हणजे देशाच्या सर्वोच्चपदी असणारी आदिवासी महिला आणि राज्याच्या ठिकाणी असणारी राज्यपाल महिला, या दोन्हीही महिला. पण या दोन्हीही महिलेने या घटनेबद्दल, त्या आपल्या आदिवासी समाजातील म्हणून त्या घटनेबद्दल एकही शब्द बोललेला नाही, त्यावर कुठलंही भाष्य केलं नाही. म्हणजेच एका आदिवासी महिलांनी आदिवासी महिलांप्रती किती आपली भावना व्यक्त करावी, ते व्यक्त करण्यासाठी त्यांच्याकडे शब्द नसावे. म्हणजे नुसत्या बोलक्या बाहुल्या उच्च पदावर बसवल्या काय, हा यातून माझा त्यांना प्रश्न आहे. नुसत्या मुक्या बाहुल्या बसलेल्या, ज्यांना एका महिलेबद्दल आत्मीयता नाही, ज्यांना आपल्या समाजाबद्दल आत्मीयता नाही, म्हणजे नुसतं सर्वोच्च पदावर आपल्या मुक्या बाहुल्या बसलेल्या आहे, ज्यांना आपल्या आदिवासी समाजाबद्दल काही देणं घेणं लागत नाही. जेव्हा संसदेमध्ये मणिपूर या राज्याबद्दल प्रश्न विचारला जातो, त्या घटनेबद्दल विचारलं जातं, त्यांच्यावर बोलायला सांगितलं जातं, तर देशाचे पंतप्रधान सुद्धा जे प्रत्येक सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपला प्रचार प्रसिद्धी करत असतात, ते सुद्धा फक्त त्या घटनेबद्दल 32 सेकंद बोलले. म्हणजे एका आदिवासी महिलेवर झालेला अत्याचार, तिची मानसिकता, तिच्या भावना ज्या दुखावल्या गेल्या, त्या घटनेवर फक्त देशाच्या पंतप्रधानांनी 32 सेकंद बोलावं, ही सुद्धा एक लाजिरवाणी गोष्ट. म्हणजे एकीकडे भारतीय संविधानाने आपल्याला दिलेले अधिकार, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये कार्य करण्याची दिलेली संधी, पण आपल्या आदिवासीवर होणारा अत्याचार या संदर्भात आपल्याकडे असणाऱ्या लोकांना बोलायला वेळ नाही किंवा ते बोलायला धजावत देखील नाही. आपल्या राज्यालाच लागून असलेलं दुसरं राज्य आहे मध्य प्रदेश राज्य. त्या ठिकाणी एका आदिवासी बांधवावर मूत्र विसर्जन केलेलं आहे. या ठिकाणी बसलेल्यांना बहुतेकांना ती घटना माहिती असेल. मूत्र विसर्जन आपल्या आदिवासी बंधूवर करण्यात आलं. त्यानंतर त्या राज्याचे मुख्यमंत्री दुसऱ्या दिवशी जाऊन त्या ठिकाणी त्यांची दुधाने पाय धुणे, काय सगळे सोपस्कार करतात, दुधाने पाय धुणे, पाण्याने पाय धुणे. पण जेव्हा त्या व्यक्तीवर मूत्र विसर्जन करण्यात आलं, तेव्हा त्या व्यक्तीची मानसिकता काय, ते समजून न घेता दुसऱ्या दिवशी दुधाने पाण्याने जे काय करायचं ते करायचं. म्हणजे आजही देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षाचा आपण अमृत महोत्सव साजरा करतो, पण आदिवासीवर होणारा अत्याचार, अन्याय हा थांबायला, ब्रेक घ्यायला, त्याला ब्रेक लावायला सर्वोच्च पदी पोचलेले व्यक्ती पुढे धजावत नाही आहे, पुढे जात नाही आहे. म्हणजे या घटनांच्या माध्यमातून मला एवढंच सांगायचं आहे की ज्या घटना घडत आहे, ज्या घटना होत आहे,
खैरलांची हत्याकांड आपल्याला माहिती असेल. एका SC घराण्यामध्ये एकाच कुटुंबातील 4 व्यक्तींवर झालेला तो एक प्रकार होता. त्या प्रकारामध्ये पूर्ण SC बांधव, अनुसूचित जातीतील सर्व बांधव पेटून उठले होते. पण मणिपूर या राज्यामध्ये घडलेली घटना, मध्य प्रदेश या राज्यामध्ये घडलेली घटना, या घटनेवर पाहिजे त्या प्रमाणात आपला आदिवासी समाज पेटून उठलेला नाही आहे, जबाब विचारलेला नाही आहे. जबाब विचारल्यानंतर त्या ठिकाणी आपल्या राज्यपाल असलेल्या त्या ठिकाणी राष्ट्रपती राजवट त्या ठिकाणी लागू केलेली नाही आहे. अजूनही त्या ठिकाणच्या पाहिजे त्या प्रमाणातल्या घटना मणिपूर या राज्यातल्या बाहेर येत नाही आहे. ही आपल्याबाबत दुःखद आणि लाजिरवाणी बाब आहे. मी एका आदिवासी दुर्गम भागात शिक्षिका म्हणून कार्य करते. त्या ठिकाणी जास्तीत जास्त विद्यार्थी हे आदिवासी समाजाचे आहे. जेव्हा शिष्यवृत्तीचे फॉर्म भरायची वेळ येते त्यावेळी त्यांच्याकडे जातीचं प्रमाणपत्र नसतं. पहिल्या वर्षी जेव्हा मी त्या पालकांना सांगते की जातीचं प्रमाणपत्र आहे का, तर ते नाही म्हणतात. मी म्हणता या वर्षात तरी काढून ठेवा, जेणेकरून तुम्हाला पुढील वर्षामध्ये तुम्हाला स्कॉलरशिप शिष्यवृत्ती मिळवता येईल, तुम्हाला मिळेल. पण माझ्या आदिवासी बंधू भगिनीमध्ये आजही अशिक्षितपणा आहे. असं का बरं बोलते मी? कारण की त्या ठिकाणी असलेले माझे जे मुलं आहे, विद्यार्थी आहे, त्यांना सांगता रे बाबा किमान शिक्षण घ्या रे, जेणेकरून जी आपली पिळवणूक होत आहे, आपल्याला जी चाकरी करावी लागते ती न करावी लागावी, म्हणून आपण किमान शिक्षण घ्यावं. इतर जातीप्रमाणे संविधानाने दिलेल्या आरक्षणाचा आपण फायदा घ्यावा. ते सुद्धा ते विद्यार्थी घेत नाही. 8वी पर्यंत शिक्षण घेतात, नंतर इतर जातीच्या सोबतीने ते इतर व्यसनाधीनतेकडे वळतात. अरे वडिलांपासून तरी काही शिका रे, पण वडिलांपासून, आई वडिलांपासून देखील शिकायला मुलं तयार नाही. म्हणून म्हणते की आपल्या आदिवासी बंधू भगिनींनी कमीत कमी किमान शिक्षण घेणं गरजेचं आहे, जेणेकरून आपण जातीचं प्रमाणपत्र काढू शकू आणि त्या जातीच्या प्रमाणपत्राद्वारे आपण शासनाच्या ज्या काही योजना असेल त्या योजना आपल्याला घेता येईल. हे या ठिकाणी मला जाणीवपूर्वक सांगायचं आहे की आपण ज्या क्षेत्रामध्ये राहतो त्या क्षेत्रातल्या मुलांना सांगा की आपण किमान शिक्षण घ्या, त्यांना चांगल्या योग्य प्रकारे मार्गदर्शन करा. मी अध्यक्ष बनल्यानंतर विविध आदिवासी कार्यक्रमामध्ये जात असते आणि त्यावेळेला प्रत्येक माझ्या बंधू भगिनींना सांगत असते की आपण किमान शिक्षण घ्यावं, इतर जातीप्रमाणे आपला विकास करावा, त्यांच्या बरोबरीने चालावं, हे मी प्रत्येक वेळेला सांगत असते. त्यातून किती जण बोध घेतात किती नाही घेतात हे नाही माहिती मला, पण जे उच्चस्थ पदावर गेलेले आहे त्या माझ्या बंधू भगिनींना सुद्धा विनंती आहे की आपण आपल्या कुटुंबातला एक व्यक्ती जर समोर गेलेला आहे, त्या कुटुंबातील व्यक्तीची देखील तेवढीच जबाबदारी की आपल्या भाऊ भावंडांना, आपल्या चुलत भावांना यांना सुद्धा तेवढ्याच मार्गदर्शनातून समोर नेण्याची गरज आहे. जर हे जरी केलं, जर समोर गेलेल्या व्यक्तींनी मागे असलेल्या व्यक्तींना हात दिला, म्हणजे हाताला जर हात दिला, तर नक्कीच आपला समाज हा पुढे उत्तरोत्तर प्रगती करेल. या क्षेत्रबंधन कायद्याच्या माध्यमातून आपल्याला असलेल्या जातीचं प्रमाणपत्र आणि हे जे पुस्तक सन्माननीय ॲडव्होकेट शिवाजीराव मोघे साहेबांनी जे पुस्तक या ठिकाणी प्रकाशित केलेलं आहे, त्या पुस्तकामध्ये पूर्ण क्षेत्रबंध कायद्याची माहिती आहे. खरं तर बोलायचं खूप आहे, पण माझ्या आजचा ऑफिसचा पहिला दिवस आणि मी खूप मीटिंग या दिवशी लावलेल्या आहे, त्यामुळे या कार्यक्रमाला पूर्ण वेळ थांबू शकत नाही. याबद्दल आपल्या सर्वांची दिलगिरी व्यक्त करते, आपल्याला माफी मागते. आयोजकांनी मला या ठिकाणी बोलण्याची संधी दिली, आपल्या भावना व्यक्त करण्याची संधी दिली, त्याबद्दल आयोजकांचं खूप खूप मनपूर्वक आभार मानते. आपल्या शब्दाला विराम देते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय सेवा, जय भीम. आदरणीय शिवाजीराव जी मोघे जी और मंच पर बहुत ही गणमान्य बैठे हुए हैं, जिनका नाम लिए बिना मैं सबको सम्मानित करता हूं, और आज जिनको हमने पुष्प और अपनी श्रद्धांजलि दी है, ये हमारे पूर्वज ऐसे हैं
जिनकी वजह से आप और हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इनमें से पहले जो आप देख रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर, श्रीमती इंदिरा गांधी जी और बाकी के जो आप देख रहे हैं, वो सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कि हमारे लिए इतना किया है कि मैं समझता हूँ उसके बारे में हमारी पीढ़ियों को तो पता ही नहीं है कि आज हम जो भी कुछ हैं यहाँ बैठे हुए बोलने के लिए कुछ कह सकते हैं, वो सब इन्हीं की हमारे ऊपर मेहरबानी है। बाबा साहब ने जो संविधान दिया था, उसी से ही आज ये देश चल रहा है और उसी से ही असली मुक्ति मिली थी। जो आज का विषय है, बाकी के बहुत कह सकता हूँ, लेकिन उसमें जैसे आदिवासी मुक्ति रक्षा, यह एरिया रेस्ट्रिक्शन जिसको कहते हैं, उसका मुक्ति जो मिला, वो एरिया रेस्ट्रिक्शन क्या था कि शेड्यूल एरिया होता था। शेड्यूल एरिया के बारे में भी आपको पता नहीं है। शेड्यूल ट्राइब जिसको आदिवासी कहते हैं, संविधान में उसको शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं। ऐसे ही हमारे लिए एक शेड्यूल कास्ट है, दूसरा शेड्यूल ट्राइब है और तीसरा है शेड्यूल्ड एरिया है। तो हमारे आदिवासियों के लिए दो तरह के आरक्षण हैं या रियायतें हैं। उसमें एक तो ज़मीन से संबंधित है, जंगल से संबंधित है, इसको शेड्यूल्ड एरिया में बोलते हैं। और दूसरा है शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसको आदिवासी आप लोग आम भाषा में कहते हैं, क्योंकि आदिवासी शब्द शुरू में हमारे जो जयपाल सिंह जी थे, जिनके बारे में भी आप लोगों को शायद कुछ पता नहीं है, ये ऐसे महान व्यक्ति थे जो कि 20 साल तक इंग्लैंड में इन्होंने पढ़ाई करी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और वहाँ की यूनिवर्सिटी से ये एमए इकोनॉमिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट थे। और उस टाइम की जो अंग्रेज़ों की सबसे बड़ी सर्विस होती थी, इंडियन सिविल सर्विस ICS, 1927 में उन्होंने पास करी थी, 1927 में। और उसमें जब ये ट्रेनिंग ले रहे थे, उसी टाइम पर यहाँ के जो वायसराय थे, उन्होंने इनको इंडिया की हॉकी टीम का कैप्टन बना दिया था। फिर आप कहोगे कि ICS को इंडिया की हॉकी टीम का कैप्टन कैसे बना दिया? ये इतने प्रतिभाशाली थे, जितने खेलने में, जितने पढ़ने में प्रतिभाशाली थे, उतने ही हॉकी और दूसरे स्पोर्ट्स में भी इतने ही थे, महान थे। तो इन्होंने इतना नाम था कि इंग्लैंड, यूरोप, सब जगह पर इनका घर घर में बहुत नाम था इनका। उसके बाद में जब यहाँ वायसराय को देखा कि ओलंपिक टीम के लिए एक हॉकी टीम बनाई थी, तो उसका टीम तो बनाया, उसमें ज़्यादातर अंग्रेज लोग थे, कुछ और अनडिवाइडेड इंडिया के लोग थे, उनकी टीम बना दी, लेकिन कैप्टन किसको बनाया जाए? तो सबका उन्होंने छोड़ दिया था फैसला यहाँ के वायसराय पर। उन्होंने इनको, उस टाइम पर इरविन होते थे, लॉर्ड इरविन वायसराय यहाँ के, तो उन्होंने इनको कैप्टन नॉमिनेट किया। अब इनके सामने प्रॉब्लम ये आ गई कि मैं ICS की ट्रेनिंग कर रहा हूँ और इन्होंने मेरे को जिम्मेदारी ये दे दी है, तो इसके लिए इन्होंने वहाँ के उस टाइम पर जो अंग्रेज़ सरकार थी उससे छुट्टी मांगी कि साहब ये मेरे को, मैंने नहीं मांगा है, लेकिन मेरे को ऊपर ये जिम्मेदारी दी है, तो मेरे को छुट्टी दीजिए। तो उन्होंने पता है क्या किया? उन्होंने कहा कि आप अगर इंग्लैंड की टीम के लिए कैप्टेंसी करते हो, खेलते हो, तब आपको छुट्टी मिलेगी। तो इनको छुट्टी नहीं दी। फिर इन्होंने क्या किया कि
अब दो तरह की इनके साथ में थी, देशभक्ति और कि ये अपने देश के लिए खेलें, क्योंकि इंडिया तो उस टाइम पर गुलाम था, लेकिन इंडिया की पहली बार टीम बनी थी और वो ओलंपिक में वैसे बनी थी। तो देशभक्ति के लिए खेलें या अपने लिए खेलें, अपने लिए सर्विस में चालू रखें। तो इन्होंने, आप सोच सकते हैं कि उसके बावजूद ये चले गए और इनकी कैप्टेंसी में 1928 में हॉकी का पहला गोल्ड मेडल मिला था, हॉकी का पहला गोल्ड मेडल, जो कि आज तक किसी को पता नहीं है, क्योंकि इनको दबा दिया है, क्योंकि वो आदिवासी थे, क्योंकि वो कभी किसी की गुलामी नहीं करी, वो निडर थे। क्षेत्र मुक्ति की बात मैं कह रहा हूँ, पहले उसको मैं दो शब्द बता देता हूँ, अगर आप में सहनशीलता है सुनने की। तो क्षेत्र मुक्ति का शेड्यूल्ड एरिया का मतलब ये था कि आदिवासी एरियाओं के लिए अंग्रेज़ों से बहुत लड़ाई लड़ी थी उस टाइम पर, बिरसा मुंडा और क्या क्या, बहुत लंबी लाइन है, जिसमें कि मैंने इस किताब में भी लिखा हुआ है कि उन्होंने इतने संघर्ष किए थे कि अंग्रेज़ों को भी अपने क्षेत्र में नहीं घुसने दिए थे। अंग्रेज़ लोग वहाँ जंगलों में लकड़ी काटने के लिए, वहाँ के खदानों में काम करने के लिए, कुछ जो आज के मिनरल्स हैं, खनिज संपदा है, उसको लाने के लिए, तो ये घुसने नहीं देते थे। अपने तीर कमानों से ही उनकी सेना को ख़त्म कर दिया उन्होंने। तो इसमें सीडू, कानू, तिलका माझी, बहुत सारे अपने ऐसे लोग हैं जिनकी की लंबी कहानी है, जो कि मैंने तो कुछ थोड़ा सा लिखा है। तो हमारे लोगों की इतनी बड़ी है। तो शेड्यूल्ड एरिया में पीछे उन्होंने कहा कि आपके एरिया को हम शेड्यूल कर देते हैं, कि इस एरिया में, शेड्यूल्ड एरिया का मतलब था कि इस एरिया में जो आम देश के कानून हैं वो कानून इस एरिया में नहीं लागू होंगे। मतलब पहली मुक्ति वहाँ से थी कि आदिवासी एरिया दे वर फ्री फ्रॉम जनरल लॉज। अंग्रेजी में ये है कि जो जनरल लॉ, जैसे आपके महाराष्ट्र में या सारे में एक जनरल लॉ होता है, तो उसका शेड्यूल्ड एरिया में अगर वो लॉ आदिवासियों के लिए हितकारी है या नहीं है, लाभकारी है या नहीं है, उसको देखने की जिम्मेदारी शेड्यूल्ड 5 में गवर्नर को दी हुई है। गवर्नर के पास में वैसे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इतना इफेक्टिव काम नहीं है, लेकिन आदिवासियों के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। वो डिसाइड करता है कि ये कानून शेड्यूल्ड एरिया में लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और उसको कैसे डिसाइड करता है, उसकी कौन डिसाइड करेगा, वो अपने आप तो हो सकता है उसको टाइम नहीं हो या इतना नहीं, तो उसके लिए एक बना रखी है एडवाइजरी कमेटी, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी, जिसको आदिवासी सलाहकार समिति या क्या कहते हो आप लोग, वो बना रखी है। तो उसमें पता है कितने, कम से कम 20 सदस्य होने चाहिए, वो एमएलए होने चाहिए। अगर मान लो किसी स्टेट में 20 सदस्य नहीं होते हैं तो उनमें से जनरल पब्लिक में से भी वो इतना कर सकते हैं, पर 20 सदस्य जरूर होने चाहिए। तो वो अगर छोटे रूप में कहूँ, छोटे शब्दों में कहूँ, अगर हिंदी में आपको समझ में आ रहा है तो मैं आगे बात बताऊंगा। तो उसका ये है कि वो एक तरह की मंत्रिपरिषद की तरह से है। जैसे हमारे यहाँ पर मंत्रिपरिषद होती है और एक चीफ मिनिस्टर होता है, दूसरा प्रधानमंत्री होता है, तो उसी तरह से गवर्नर की वो एक परिषद होती है। तो उससे वो सलाह करता है कि भाई इस कानून को हमें लागू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो वो रिलेवेंस होती है इसकी। अगर वो सोचती है कि नहीं नहीं इसमें नहीं है, तो वो अपना भी कानून बना सकता है, उसको पावर है ये, बाई नोटिफिकेशन भी है और बाई अदरवाइज भी है। तो ऐसा कानून आंध्र प्रदेश में पहले नक्सलवाद बहुत था, तो उन्होंने 1975 में ऐसा ही एक कानून बनाया था कि शेड्यूल्ड एरिया में, जिसमें कि शेड्यूल्ड एरिया की ज़मीन ऐसे नहीं कि आदिवासी आदिवासी को बेच सकता है,
उन्होंने कहा नहीं, आदिवासी एरिया में कोई नॉन ट्राइबल भी रह रहा है तो वो भी ज़मीन नहीं खरीद सकता, और आदिवासी नॉन ट्राइबल भी अपनी ज़मीन को बाहर के नॉन ट्राइबल को नहीं बेच सकता। उसको बेचने के लिए ये पहले साबित करना पड़ेगा कि ये ज़मीन उसने कैसे ली। तो बहुत लंबी कहानी है, तो इतने हमारे कानून और अधिकार हैं जिनके बारे में मैं समझता हूँ कि हम भाषण दे करके, किताब लिख करके यहाँ की सभा में इतना मुश्किल होता है लोगों को इकट्ठा करना, क्षेत्र बंधन को समझाना, शेड्यूल एरिया को समझाना, लेकिन आज की पीढ़ी को तो पता ही नहीं है, आज के जो पढ़ रहे हैं उनको नौकरी का, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब का मतलब है कि आपका प्रमाण पत्र जो होता है शेड्यूल ट्राइब का होता है, तो उसमें भी अभी क्या कर रखा है कि जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स थे उनको तो ख़त्म सा ही कर दिया है इन्होंने। तो रिजर्वेशन को एक तरह से बड़े कायदे से ये ख़त्म करते जा रहे हैं, क्योंकि उसमें भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में लाखों लोगों को नौकरी मिलती थी। आपको समझ होगी शायद कि IOC, ऑयल कॉरपोरेशन, ऑयल कंपनी जितनी होती थी तो उनमें ये सारे ख़त्म कर दिए। तो इसीलिए जो क्षेत्र बंधन का जो अभी चलाया है, और ये बहुत ही रिलेवेंट है, इसी वजह से जो आज का मना रहे हैं, पर इसके बजाय मैं ये कहूँगा, मोगे साहब से अर्ज करूँगा, और हमको तो पोजीशन भी है कि इसके बजाय वो एक पंचायती राज के बारे में भी ऐसा चलाएं, क्योंकि वहाँ पर स्थानीय सरकार है। यहाँ के हमारे जो लोग गाँवों में रहते हैं उनको भी पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है, उनको भी शासन में भागीदारी का मौका मिलता है। अभी एक बहन आई थी, वो जिला प्रमुख हैं। जिला प्रमुख बहुत बड़ी हस्ती होती है, लेकिन म्यूनिसपैलिटीज़ में अभी उसको हमारे जो संविधान है उसको एक्सटेंड ही नहीं किया है। जैसे पैसा का नाम सुना होगा, इसी तरह से उसमें भी एक कानून बनाना था जिसमें कि रिजर्वेशन वगैरह सब कुछ होना था, तो बहुत सारे अधिकार मिलने थे, नौकरी भी मिलनी थी। और एक बहुत बड़ी बात जो इसके बारे में है, एक रिजोल्यूशन भी पास हुआ था 2004-05 में कलकत्ता में 24 और 27 जुलाई में एक चीफ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें कहा है कि पंचायत राज प्रशासनिक सेवा अलग से गठित होनी चाहिए। उसका मतलब ये होता है कि पंचायतों का और जो जिला परिषद हैं, नगर पालिका हैं, इनमें जो अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, उनके लिए अलग से सेवा होनी चाहिए, क्योंकि वो अंग्रेज़ों की IAS, IPS, IRS ये पुराने सिस्टम है। तो ये गांव वासियों के, ग्रामीण भारत जहाँ 70% लोग हमारे रहते हैं, उनका इनमें कोई भागीदारी नहीं है, तो उसके लिए अलग सेवा। तो ये बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर कि इतना स्कोप मैं देखता हूँ, तो आजकल मैं उसी में काम कर रहा हूँ। तो बहुत लंबी बात है कि क्षेत्र बंधन मुक्त हो गया, तो जैसे इन्होंने उसके लिए संघर्ष किया, ऐसे इसके लिए भी संघर्ष करें, तो मेरी समझ में इससे बहुत आगे होगा। क्योंकि वो तो आपका अचीव हो गया, उसको याद करते हैं, उसको मनाते रहेंगे, लेकिन इसके साथ में आप ये करोगे तो मैं भी उसमें आपके साथ रहूँगा। मैं भी इसमें काम कर रहा हूँ आजकल। धन्यवाद। वो RC वर्मा, ये होम मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी थे। इन्होंने ऐसी किताबें लिखी है कि जो इंटरनेशनल पॉवर्टी, यानी गरीबी जो बोलती है ना, पॉवर्टी के इस पर उन्होंने किताब लिखी, इंटरनेशनल की किताब लिखी है। और आदिवासी पर अपना जय क्या मुंडा जी का जो किताब पहली मर्तबा इस देश में किसने लिखा होगा, तो वो हमारे RC वर्मा जी ने। वो यहाँ पधारे हुए सभी स्टेज पर के जो प्रमुख है, आप यहाँ पधारे हुए सभी भाई और बहनों, मैं बहुत शॉर्ट में बोलूँगा क्योंकि बहुत लंबा बोलना मेरे लिए उचित इसलिए नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम हुआ। देखो, इस देश को अगर किसने स्वतंत्रता मिलाई है तो कांग्रेस ने। ये सब भूल जाते हैं, ये मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। दूसरी बात ऐसी है कि भारतीय राज्य घटना में जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को
कांग्रेस ने साथ में लेके जो घटना बनाई, वो बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमारे पर इतने उपकार किए, आज हम दिख रहे उनके वजह से दिख रहे। और उसके बाद में ये घटना तो ठीक है, हमारे देश में देश की स्वतंत्रता के लिए किसकी जान गई? कांग्रेस वालों की जान गई, शहीद कांग्रेस वाले हुए। और स्वतंत्रता के बाद में भारतीय राज्य घटना की अमलबजावनी करने के लिए किसका हुतात्मा हुआ है? इंदिरा गांधी का हुआ है, राजीव गांधी का हुआ है। कहने का मतलब यह है कि सारा जो है कांग्रेस कर रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें कुछ पता नहीं चल रहा क्यों हो रहा है, ये मेरे समझ में नहीं आया। ये 8-10 साल में गड़बड़ हो गई है, नहीं तो इसके पहले बहुत अच्छा था। मैं एक छत्रबंधन के बारे में इतने लोगों ने बोला है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन इंदिरा जी का, वसंतराव नाइक साहब का, और उसके लिए परसुएशन करने वाले बाबूराव जी मडावी हो, या वर्धे के हमारे मेश्राम जी हो, या हमारे बाबूराव डवलेकर के आदिवासी थे, इन्होंने हम 9 साल झगड़े, 9 साल। हम तो विद्यार्थी थे, कोई पोजीशन नहीं थी हमारी, एक विद्यार्थी, लेकिन हमारे हाथ में माननीय मुख्यमंत्री वसंतराव नाइक थे, क्योंकि उनके जिले, उनके मतदार संघ में हम थे, तो हमको कहीं झगड़ा नहीं करना पड़ा। सिर्फ भूखे पेटों में ऐसा करके खुद के पैसे खर्च करने में, घर की परिस्थिति कुछ भी नहीं होने पर 9 साल झगड़े। और जब इंदिरा गांधी ने उस पर एक कमेटी नेमी, कमेटी ऑन सिक्योरिटी करके, और उसके बाद में हम 72 में मिले, चौधरी हमारे यहाँ है, 74 में इंदिरा गांधी मिले, हम अकेले नहीं मिले, विथ वसंतराव नाइक मिले करके। इतना प्रभाव था, वो 11 साल मुख्यमंत्री रहे, तो उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि वो कमेटी बनी, और कमेटी में जो रिपोर्ट दिया, अब कोई नहीं छपा कि ये कायदा नहीं, ऑर्डिनेंस निकला, ऑर्डिनेंस ऐसा थोड़ी निकलता। मैं 74 में, 76 में, खंड 12 में 5 लाख आदिवासी की सभा हुई। इंदिरा गांधी के बहुत बुरे दिन थे उससे, क्यों कि सारे जयप्रकाश नारायण वालों ने एक हंगामा उठाया था, तो 5 लाख लोगों ने बोला कि ये कानून मैं बनाऊंगी। तो उसने वो 5 महीने में अनाउंसमेंट किया, पार्लियामेंट में लाया, नीचे ऊपर हाउस में आया, और 18 सितंबर को माननीय फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने उस पर सिग्नेचर किए। वो दिन हम मना रहे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम ये बहुत काम किया, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, हम कितने कृतज्ञ हैं। इतना बड़ा कानून होने के बाद कोई याद नहीं करता। मैं खुद दूँ, ये जब कानून पास हुआ 76 में, और मैंने किताब कब लिखा, प्रकाशन कब हुआ, डॉक्टर 2015 में, मैं 40 साल भूल गया था, तो तुमको कहाँ याद रहेगा। तो कहने का मतलब इंदिरा गांधी ने ये जो फैसला लिया, या उस दिन कांग्रेस ने लिया, ये मैं बोलता हूँ इंदिरा कई पीढ़ियाँ जाएंगी, आदिवासी उसको भूलना नहीं चाहिए, ये मेरा कहना था। और मैं उसका उदाहरण दूंगा आपको। तुम्हारे नागपुर डिवीजन में सिर्फ चंदापुर में 755 गांव थे। पूरे नागपुर डिवीजन में 5 जिले में एक भी आदिवासी गांव नहीं था, ना नागपुर में था, भंडारा, गोंदिया, एक भी गांव नहीं था। तो तुमको सहूलती कहाँ मिलती? केंद्र शासन का पॉलिटिक्स नहीं, तुम्हारे रिक्रूटमेंट नहीं, एक पैसा भी केंद्र को मिलता नहीं था। क्यों कि तुम शेड्यूल एरिया में पैदा नहीं हुए। वर्धा में एक नहीं, नागपुर में नहीं, गोंदिया नहीं, भंडारा नहीं। हमारे अमरावती डिवीजन में भी सिर्फ यवतमाल में 600 गांव थे, और धारणी में मेरे ख्याल 150 गांव थे। बाकी पूरे अमरावती डिवीजन में भी एक नहीं था। मराठवाड़े में 125 गांव थे, किन्वट में, पूरे मराठवाड़े में एक भी आदिवासी नहीं बोले। ये कानून था। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक फिगर मेरे सामने है, जब 1971 में आदिवासी की संख्या महाराष्ट्र में कितनी थी मालूम है? 5.87, 6% बोलो। लेकिन जब 76 का कानून पास हुआ, उसके बाद में सेंसस हुआ, जनगणना हुई, 1981 में 9.21, 3% के ऊपर इस महाराष्ट्र में लोगों को फायदा मिला। और आपको मालूम है कि सर ये बोलना बहुत, ये तुम्हारे जैसी बात अलग है, हमारे यहाँ अलग है। ये महाराष्ट्र में 58.40 यानी 59% आदिवासी के यादी में थे, फिर भी आदिवासी नहीं थे। ये इतने बुरे दिन हमारे हुए, ये कानून से हम हट गए। मैं ज़्यादा आपको इसमें टाइम न लेते हुए इतना बताऊंगा कि ये कोई भारतीय राज्य का 1935 से चला है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये 1935 में किया,
ये उसका मतलब क्या? मैंने बहुत 2 साल अभ्यास किया, मैंने स्टडी किया। तो ऐसा क्यों किया भाई? ये आदि शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं है ऐसा, बाकी विजेंटी के लिए हमारे लिए क्यों किया? तो उनके दिमाग में शायद ऐसा होगा, जब झारखंड है, अपना नासिक पुणे नासिक जो जिला है या ठाणे जिला है, यहाँ हेवी पॉपुलेशन आदिवासी के है, तो वहाँ योजना लागू कर, वहाँ शेड्यूल एरिया दिया, बाकी जगह दिया इसने। छत्तीसगढ़ में दिया लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं दिया। तो ये उनके दिमाग में आया, लेकिन कंटिन्यू हुआ ना, तो उसको ब्रेक करने का काम इंदिरा जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने किया। ये कभी नहीं बोलेगा, अगर जो भूलेगा वो क्या बोलते उसको, कृतज्ञ, क्या बोलते, कृतज्ञ बोलते उसको। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि मैं दूसरे एक बात बताना चाहता हूँ कि देखो, अभी मणिपुर में ये विश्वगुरु निकले। कौन विश्वगुरु मालूम है तुमको? विश्वगुरु है बोलते इस देश के पंतप्रधान। कौन सा विश्व और कौन सा गुरु है मालूम नहीं। अरे इनको इंसानियत नहीं, इनको ये केंद्र शासित में इंसानियत नहीं। मणिपुर में गैंगरेप हुआ, इतने लोग मारे गए, अभी भी मारे जा रहे। हम वहाँ जाके लोग आए, वहाँ कोई किसी को अलाउड नहीं करते, सिर्फ वो अनाज पहुँचाने वाले को अलाउड करते। इस देश के पंतप्रधान ने 77 दिन में एक दिन भी बात नहीं किया। इतना वो आदिवासी के प्रति घृणा है। राष्ट्रपति हमारी मुर्मू है द्रौपदी, उसके हाथ से पार्लियामेंट का उद्घाटन नहीं कर रहे, इतना आदिवासियों को अपमान कर रहे। वो मैडम ने बोले थे, एक एमपी में एक आमदार का अपने यहाँ सिस्टम ने, वह आमदार का प्रतिनिधि होता, सिर्फ असेंबली में नहीं जाता नहीं वो, बाकी सब अधिकार रहते। एक आदिवासी इनोसेंट आदमी को खुलेआम उसे आंख पर पेशाब किया। ये बीजेपी की लाइन है, तुम इसको रोकेगी क्या? ये करेंगे तो आदिवासी बर्बाद होगा। देखो, ये सबसे बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, ये गवर्नमेंट फिर से आएगा, ये गवर्नमेंट फिर से आएगा केंद्र शासन में, तो तुम्हारा रिजर्वेशन वैसे भी आधा खत्म कर दिया उन्होंने। प्राइवेटाइजेशन इतना बोला, कृष्णदेव बोला बराबर है, पूरा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। और तुम्हारे ये सिर्फ आदिवासी का नहीं, अनुसूचित जाति, जमाती, ओबीसी सबके लिए है। इंदिरा जी का जमाना देखो, ये देश में एक ही बैंक थी, गवर्नमेंट की बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थी। इंदिरा गांधी ने खुद के जान पर खेल के लाखों करोड़, लाखों कोटी हर साल जो इन्वेस्टमेंट होता था बैंक में, वो प्राइवेट लोगों को रहता था, उसमें नौकरी भी नहीं थी और तुमको कर्जा भी नहीं मिलता था। इंदिरा गांधी ने खुद के जान पर खेल के बैंक का राष्ट्रीयकरण किया। किसको मालूम है? अरे पुरानी पीढ़ी ने, नई पीढ़ी को मालूम नहीं। ये हमने इस दिन, ये दिन इसलिए रखा कि इस दिन तुम याद करो कि कौन तुम्हारे लिए कर रहा है, तुम्हारा लोग बुरा कौन है, इसकी चर्चा होने के लिए हमने एक दिन रखा। और हर साल ये होना चाहिए। हमारे दुख दर्द जो है इसमें आना चाहिए। इसके लिए मैं कह रहा हूँ, मैं अब ये घरकुल के अच्छा मुद्दा उठाया। ये घरकुल जो है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट की बदमाशी है। देखो, मेरे पास समाज कल्याण था 2009 में, मेरी हिंदी समझ रहे हैं ना आपको, या हमारे हिंदी पिक्चर जैसे हिंदी समझ सबको। 2009 में मेरे पास सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या था, घरकुल को क्या रहता, 1 लाख नहीं तो 1.25 लाख का एक कोटा आता है, तो सबको घर बांटो। कौन? जो बीपीएल है, गरीब लोग है, और जिसके पास पक्का घर नहीं, 3 कंडीशन रहती, एक पक्का घर नहीं, उसके पास प्लॉट है और बीपीएल का कार्ड है, ऐसे 3 कंडीशन रहती उसमें। हमारे यहाँ क्या था कि 1 लाख का कोटा था, तो 60,000 घर रिजर्व थे। किसके लिए? एससी और एसटी के लिए। उसमें कहा होना था, हमारे पृथ्वीराज चौहान साहब को बहुत धन्यवाद मानते हैं, उन्होंने हमको ये प्लानिंग कमीशन में लेके गए एससी एसटी मिनिस्टर को। हमने वो ठहराव कहा कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास वैसा भी 30-40% आदिवासी के पैसा से खर्चा होता है, लैप्स होता है, और इस जानबूझकर फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं या फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है। तो हमने बोला हमारे से करो। तो शेड्यूल कास्ट में जो 60,000 और 40,000 मिलते थे, हमने एक्स्ट्रा 2 से 2.5 लाख घर हमारे फंड से हमने बनाया करके शेड्यूल कास्ट को इतने बड़े बड़े घर बन गए। ये भी आदिवासी के लिए भी किया, लेकिन अनफॉर्चुनेट आदिवासी के लोग ये कर नहीं पाए, आदिवासी मंत्री ने कर पाया। सेम है बिल्कुल, शेड्यूल कास्ट के पास पैसा है और आदिवासी के पास पैसा है। जो नागपुर वाले का सवाल है ना, मैं अब गावित साहब को कल 20 तारीख को मेरी मीटिंग है, बहुत अच्छा मंत्री है वो, मैं इनको बोलूँगा 10 काम छोड़ दे पहले, लेकिन जिसको घर नहीं उसको पक्का घर दिया तो तेरी जिंदगी है, नहीं तो जिंदगी में क्या जीता है तू? घर नहीं बोला जीत के, अरे जिसके पास घर नहीं रहता ना उसको समझता है क्या चीज़ है वो। तो ये घर होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मैं उनको बोलूँगा। देखो, दूसरा ऐसा है कि भाई साहब ने बहुत अच्छा किताब लिखा,
जो हमारे जयपाल मुंडा जैसा आदमी आदिवासी क्या बाकी लोगों में भी नहीं है। कैसा नहीं बोलोगे, उनकी हिंदी समझने में, हमको तो हिंदी बताता हूँ। इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड पूरे देश इंग्लैंड का राज का, जहाँ सूरज है वहाँ इंग्लैंड देखते थे, बोलते जहाँ सूरज दिखता नहीं था, इतना बड़ा राज था इंग्लैंड का, लेकिन वो कभी गोल्ड मेडल नहीं मिला हॉकी में। हॉकी था ना, हॉकी में गोल्ड मेडल कभी नहीं मिला। जब बिरसा अपने जयपाल मुंडा को कैप्टन बनाया, पहली मर्तबा ब्रिटिश को गोल्ड मेडल मिला। ये इतना बड़ा आदिवासी था, क्या किसको मालूम है? आईसीएस इकोनॉमी इतना कठिन सब्जेक्ट रहता है, वो सब्जेक्ट में गोल्ड मेडलिस्ट है वो। इंडिया के लिए नहीं, जहाँ जहाँ भी ब्रिटिश का गवर्नमेंट रहता था उसके लिए मिला। हमने क्या कदर किया? मुझे तो 20 साल में मालूम हुआ जयपाल मुंडा, आपने किताब लिखा हमको मालूम है। अब आप लोगों को क्या मालूम है? हमारे पास इतने अच्छे लोग थे, लेकिन हम अनपढ़ है। पढ़ने का दुश्मन है, क्या बोलते उसको हमारे आदिवासी में तो बुरा मत मानना, पढ़ना बोले तो दुश्मनी की बात है। जो पढ़ेगा वो बचेगा, नहीं पढ़ेगा लंबा होगा। तो ये अगली पीढ़ी को पढ़ाना बहुत जरूरी है। ये किताबें पढ़ना चाहिए, ये मैं बोलना चाहता हूँ। और आखिरी के पॉइंट में बोल के मेरा भाषण समाप्त करूँगा, क्योंकि बहुत टाइम हुआ है। देखो, तुम मानो ना मानो, हमारी गरीबी सबसे बड़ा हमारा दुश्मन क्या है? गरीबी। और गरीबी क्यों हुई है उसके लिए हम भी जिम्मेदार है। क्यों? व्यसनाधीनता हमारे यहाँ ज़्यादा है कि नहीं? हमारे उद्योग कोई करता नहीं। रिटायर अधिकारी हो गए बहुत से, पैसे भी है, कभी उद्योग नहीं करते वो अपने बाल बच्चे में खुश है। अरे तुमको रिजर्वेशन नौकरी मिली, तुमको प्रमोशन मिला, समाज के लिए आओ, 15-20% लोग आते कर्मचारी, सब अपने घर में अपने खुश है। ये भी बेईमानी है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उन्होंने भी समाज के लिए काम करना चाहिए, जो नहीं करते। तो दूसरी बात ऐसी है, जब तक व्यसन मुक्त नहीं होंगे आपको अच्छे दिन नहीं आएंगे। ये आदिवासी की बात नहीं, सभी लोगों के लिए बात है। हमने तो ये पॉलिसी लाए थे, मेरे पास डिपार्टमेंट था, महाराष्ट्र में पहले मर्तबा व्यसन मुक्ति धोरण हमने लाया। दूसरा ये अंधश्रद्धा भी इतनी खराब काम है, इसका दुश्मन आदिवासियों का कहूँगा तो ये अंधश्रद्धा है। क्या अंधश्रद्धा है? देखो, किसको सांप काटा तो लोग क्या बोलते? वो मंदिर में जाओ, अरे लंबा होगा ना मंदिर में हो। तो ये अंधश्रद्धा कानून ऐसा बनाया हमने कि पहले तू दवाखाने में जा, अगर तू दवाखाने में नहीं गया तो फिर तुझे पुलिस कार्रवाई हो जाएगी। और तू पहले दवाखाने में जा, पहले कितने भगवान कर लेना, हमको कुछ नहीं देना लेना। ये कानून हमने बनाया। देखो, तुम मानो ना मानो, ये आदिवासी के, मैं बोलता हूँ, मेरा अभ्यास नहीं ज़्यादा, 25% लोग आदिवासी के जो कम उम्र में मरे ना, उसका कारण हम जिम्मेदार है। क्या बोलते? जोगनी करो, उसको पानी दो, मंत्र दो, ऐसे आदमी बचेगा क्या? 25 टोकला ऐसे अंधश्रद्धा लंबे हुए। बीमार है, पहले दवाखाना को, सरकारी दवाखाने है ना, यो नहीं करते हुए तो तंत्र मंत्र करेंगे तो लंबाई होना है, तो अगली पीढ़ी भी खत्म हो जाएंगी। इसके लिए ये भी हमारी जिम्मेदारी है, इसको सरकार थोड़ी करने वाला है। दूसरी बात ऐसी है कि मैं 3-4 डिमांड में रखने वाला हूँ। मैं भी डॉक्टर से आपको बोल रहा हूँ, मैं कास्ट वैलिडिटी महाराष्ट्र में पहले मर्तबा लाई का आदिवासी का सर्टिफिकेट एक बार तहसीलदार ने दिया तो फाइनल हुआ था, लेकिन बाबूराव मडावी हमारे मेंबर थे, मैं भी मेंबर था, और एक आरपी वड़वी करके होम मिनिस्टर, इमरजेंसी में होम मिनिस्टर थे वो आरपी वड़वी, तो उसके चेयरमैन कभी पहली मर्तबा जीआर निकला चेक करने के लिए। बाद में महाराष्ट्र ने कानून बनाया और इसको सुप्रीम कोर्ट ने राइट किया। हमारी ये मांगनी है, पूरे देश में वो कास्ट वैलिडिटी लगना चाहिए, ये हमारी मांगनी। दूसरा जो बोगस आदिवासी है, अब ये भाषण किए, हम कितने लड़ेंगे, बोगस खत्म होने वाले नहीं, लेकिन बोगस खत्म हो सकते, 90% खत्म हो सकते, 10 का मैं बोल नहीं सकता। उसके लिए मैं बोला, हमारी डिमांड है, और कल चल के हमारा गवर्नमेंट आता है, एक कांग्रेस के समर्थन से जो गवर्नमेंट आएगा, तो हम पहला कानून ये बनाने वाले हैं कि कास्ट वैलिडिटी बांध जाओ। हाई पावर कमीशन नेमो, एक हाई पावर कमीशन नेमो, जो जातीय है उसमें गलती से कुछ एंट्री आ गई है, उसको निकाल डालो। अभी माना क्या बोला था, ये माना भी गलत है। ये माना बोलते हो, गोंड माना उसके लिए है, सब माना के लिए नहीं है। तो ये कैसे त्रुटियां है, ये हमारे टीआरआई के पास है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसको कोई बहुत मेहनत की जरूरत नहीं, हर जगह है। तो पहले ये हाई पावर कमेंट के ये गलत एंट्री, उसको निकाल डालो, 90% प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तुम कोर्ट में कितने भी झगड़ेंगे,
गवर्नमेंट भी थक जाती और अपन व्यक्ति भी करके उसको ये करना बहुत जरूरी है। हमारा गवर्नमेंट कांग्रेस का आता है, मैं कार्यकर्ता के नाते बताऊं कि हम करके रहेंगे। दूसरा ये ऐसा है कि ये हमको क्या बोलते हैं, अभी कुछ ने तो भी समर्थन किया है, गिरिजन बोलते क्या होता है बोले, अरे गिरिजन बोलता तो ये बीजेपी वाले को हमको गुस्सा है ना, वनवास, ये राम को वनवास क्यों हुआ, पनिशमेंट दिया ना, हमको क्या पनिशमेंट वाले है क्या? वो राहुल जी गांधी ने बड़ा बोला, इस देश के मालिक कौन है तो आदिवासी है। ये बहुत बड़ी जो असम में बिरसा मुंडा की इसमें क्या पूरे देश में लहर हो गई। आपको उसका परिणाम मालूम है क्या हुआ? अभी 4-6 महीने हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए, 3 ही रिजर्व थी, 3 में से 2 आ गए। अभी कर्नाटक में 15 जगह रखी, विधानसभा के लिए 15 जगह रखी होती, 15 में से कितने आगे मालूम है आदिवासी? कांग्रेस के 14 आ गए। तो ये सब फैल गई। अभी महाराष्ट्र में फैलती कि नहीं देखना है अपने को। वैसे भी क्या महाराष्ट्र में मालूम नहीं क्या हुआ आदिवासी के लिए। लेकिन देखो तुम्हारा 27 रिजर्व थी मध्य प्रदेश में, तो 25 चुन के आए। तुम्हारे इसमें 3 ही लोग गिर गए राजस्थान में, लेकिन 7 लोग ओपन सीट पर चुन के आए। कर्नाटक में ये ओपन चुन के आया। ये हम बताने वाले हैं कि नहीं आदिवासी, ये भी हमको देखना है। दूसरा ये, और हम ये हमारा गवर्नमेंट आता है केंद्र शासन में, जैसा दलित शब्दों को हटा दिया, हरिजन शब्दों को हटा दिया, हम क्यों, हम लड़ते नहीं, हम नहीं गिरिजन बोला था क्या होता, अरे रोना छोड़ दो। हमारा गवर्नमेंट आता है और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भूषण साहब बनेंगे तो कानून से कोई गिरिजन नहीं यूज करेगा। और आजकल गिरिजन बीजेपी वाले यूज करते उसके संस्था को, ये हम हटा के रहेंगे। दूसरा ऐसा है कि हमारा बजट रहता, मैं खुद मंत्री था, कितना भी करो ये बदमाशी चलती रहती है। हमारा फंड पूरा खर्चा नहीं करना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट हो। एक ऐसा कानून बनेगा देश में कि आदिवासी का फंड लाभ नहीं होगा, वो अगले बजट में यूज किया जाएगा। ये ऐसा कानून बनाने की कोशिश हम अगले इसमें करने वाले हैं। दूसरा ऐसा है कि बोगस आदिवासी ने तुमको बोला है कि ये बहुत ईजी बात है, मालूम नहीं किया हमने उस टाइम पर भी किया, कांग्रेस वाले क्यों नहीं किया मुझे मालूम नहीं। लेकिन हम प्रेस्टीज इशू करेंगे कि हमारा भिल्ल रेजिमेंट था पहले, आदिवासी के कभी सब कास्ट भिल्ले ये रेजिमेंट थे हमारे मिलिट्री के रेजिमेंट। आज देश में 17 रेजिमेंट है, जो ठहराव रखा ना भाई साहब ने, 17 रेजिमेंट है। 17 में से आदिवासी रेजिमेंट क्यों नहीं? ये हमें आदिवासी रेजिमेंट चाहिए। हम देश के लिए वैसे भी लड़ते हैं, लेकिन हमारा नाम कहाँ होता है? जैसा मराठा रेजिमेंट लड़ता है, महार रेजिमेंट लड़ता है, गुरखा रेजिमेंट लड़ता है, पंजाब रेजिमेंट लड़ता है, उसका नाम होता है हमारा आदिवासी। तुमको ज़्यादा पैसे कहाँ लग रहे, सिर्फ प्रशासन में बदल करना है, वो भी हम करके रखेंगे। ये कई बातें हैं, मैं आपको ज़्यादा टाइम न देते हुए, अगर ये सब करना है तो उस तरीके का गवर्नमेंट देश में आना बहुत जरूरी है। उसकी जिम्मेदारी हम आदिवासी लोग लेना चाहिए, तभी अच्छे दिन आएंगे, नहीं तो अच्छे दिन आना बहुत बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। और ये कार्यक्रम क्या हम सत्कार के लिए ऐसा नहीं, हम चाहते, हम फिर से बोल रहा हूँ मैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि हम हमेशा हमारे प्रश्न जो है, सवाल है, वो केंद्र शासन से उठना चाहिए। पॉलिटिकली हम 100 सुनार की एक लोहार की बोलते, मालूम है पॉलिटिक्स क्या है? 100 सुनार की एक लोहार की है। पॉलिटिक्स में जागरूकता नहीं होगी, हिंदी समझते तुम्हारा समझेगा नहीं वही के 100 सुनार के पॉलिटिक्स यार, जिसको तुम इसको ये क्या हल्का ही में मत लो, इसको मजबूती से लो। हमारे दिन, और ये हमने आदिवासी 15 साल के पहले पूरे कांग्रेस के साथ में थे, रिस्टोरेशन ऑफ लैंड टू शेड्यूल्ड लाया। ये सोनिया गांधी मालूम है, सोनिया गांधी में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 98 इतना कड़क कानून था, फिर भी उसने, अगर आदिवासी, सिर्फ आदिवासी ने जंगल पर अगर ये क्या अतिक्रमण किया तो 10 एकड़ तक लाखों लोगों को मिले। अब ये गवर्नमेंट का क्या क्या मालूम नहीं, वो ठहराव जो था ना ग्राम सभा का, वो हटा दिया। अब कहाँ मिली मारे तुमको? ये पेशा कानून इसके अमल वजह इनके स्टेट में होती नहीं, ये कल चल के उसको भी खत्म करने वाले। तो ये हम खत्म होने की पहले हम जागरूक हो, 2024 में एक ऐसा गवर्नमेंट लाओ जो तुम्हारा प्रोटेक्शन करे। मैं नाम नहीं लूँगा, इतना बोलते हुए मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यानंतर आभार प्रदर्शनासाठी मी